आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटीलाइट। अनुशासनहीनता के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन अब सख्त हो गया है। लगातार बीजेपी विधायकों की सार्वजनिक बयानबाजी से सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है। ऐसे विधायकों और संगठन के आदेशों को नहीं मानने वाले महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों को बीजेपी ने तलब कर स्पष्टीकरण मांगना शुरू कर दिया है। बयानबाजी करने पर दो विधायक प्रदीप पटेल, प्रीतम लोधी, दो महापौर देवास की गीता अग्रवाल और सागर की संगीता तिवारी और बीना नगर पालिका अध्यक्ष लता सकरवार को प्रदेश कार्यालय तलब किया गया था। अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता का तो कोई शब्द ही नहीं है। अगर कोई करने का प्रयास करता है तो मैंने कहा ना कि पद्धति है भारतीय जनता पार्टी। मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल को प्रदेश बीजेपी संगठन ने तलब किया। सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटेल जी, अभी वीडी शर्मा जी ने आपसे बातचीत के बाद कहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बुलाया, प्रीतम लोधी की तमाम लोगों को बुलाया, ऐसा क्या हो गया जो आपको प्रदेश कार्यालय बुलाना पड़ा? नहीं, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक विषय था, वो जो थाने वाला था वो क्लियर हो गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई ऐसा हमारे ऊपर गिरफ्तारी जैसा होगा तो कोई मुकदमा होगा, आप बता दें। तो क्लियर हो गया, कहीं कोई मुकदमा नहीं था और सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत हुई। हम अनुशासन के दायरे में, हम शासन के दायरे में ही रहेंगे। मतलब आपने मुख्यमंत्री जी को और संगठन को ये बात बता दी कि ये सब हुआ था? ये बात हुई है और कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब चीज़ें क्लियर है। हम लोगों के बीच में कहीं कोई ऐसा, सब जगह सामंजस्य की स्थिति है। मतलब जो पहले भी घटना हुई और तमाम चीज़ों को लेकर आपसे बातचीत हुई, उसी घटना को लेकर के तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको बदला है। गिरीश गौतम जी से भी बातचीत को लेकर भी चर्चा हुई है? हाँ, उन्होंने भी अपनी बात रखी। आज तो हमारा जो था उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, संगठन मंत्री जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, प्रभारी जी थे, उनके सामने बातचीत हुई। गिरीश गौतम वाले मैटर में भी हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गिरीश गौतम जी अपनी बात उन्होंने रखा होगा। अच्छा। और कहीं नहीं, हम और गिरीश गौतम जी बराबर कार्यक्रमों में जाते हैं। प्रदीप पटेल मतलब अनुशासनहीनता नहीं की आपने? हमारे वरिष्ठ लीडर हैं माननीय गिरीश गौतम जी, जब भी कहीं वो बुलाते हैं मैं जाता हूँ, वो आते हैं और हमारे जिले में वो वरिष्ठ नेता है। प्रदीप पटेल जी, आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर पहुँचे थे, संगठन से और मुख्यमंत्री से बातचीत की है उन्होंने और बीजेपी दफ्तर से वो रवाना भी हो रहे हैं। बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी ने आज प्रदीप पटेल के साथ साथ प्रीतम लोधी, सागर की मेयर, देवास की मेयर और बीना की नगरपालिका अध्यक्ष को भी तलब किया था। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ IT कॉन्क्लेव इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 27 अप्रैल को आयोजित होगा, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CM डॉक्टर मोहन यादव होंगे। IT कॉन्क्लेव में देश की बड़ी 200 कंपनियां आएंगी। एक दिन के कॉन्क्लेव में देश विदेश की महत्वपूर्ण IT और इससे जुड़ी सेवाएं देने वाली कंपनियों को न्योता दिया गया है। कॉन्क्लेव से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में 2 नए IT पार्क बनाने का ऐलान भी किया जाएगा, जिनकी आधारशिला IT कॉन्क्लेव में रखी जाएगी। कॉन्क्लेव से छोटे स्टार्टअप्स को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। IT को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में ये कार्यक्रम रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हर संभाग में, हर शहर में कोई ना कोई कार्यक्रम इन्वेस्टमेंट के रखे हैं और ये इंदौर में होना ये दर्शाता है कि आने वाला समय हमारा इंदौर का IT का है। और जो कल जो IT को लेकर जो इंडस्ट्री आ रही है, निश्चित तौर पर इंदौर और मध्य प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी पथरिया के मदगू द्वीप में 36 करोड़ 97 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। अष्टभुजी गणेश मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। लगभग 37 करोड़ रुपए के विभिन्न कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से बड़ा महत्व का क्षेत्र है। इतिहास में जिस प्रकार का उल्लेख इस क्षेत्र का मिलता है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र रहा है। गुना में कांग्रेस से पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह का पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा बयान आया है। अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दी, कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकियों से मिले हैं, आप अपना समर्थन खींच लीजिए। टूरिस्ट हवाई जहाज में आए थे,
ताबूत में जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का बयान था। और हमारा रॉबर्ट वड्रा, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, उनकी तो सरकार भंग करी और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें। और जहां तक आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी की बात है तो वो हमारी पार्टी के मध्य प्रदेश के एक बहुत ही सम्मानजनक वरिष्ठ नेता हैं। अगर उनको कुछ बात कहनी तो पार्टी के उचित फोरम पर कहेंगे। तो ये नीतिगत मामला है, ये आदरणीय राहुल गांधी खड़गे साहब का मामला है और मुझे लगता है इस पे किसी और के कहने की कहीं गुंजाइश बचती नहीं है। अब कांग्रेस को सच का सहन होगा? कांग्रेस चालू हो गई। उमंग सिंह का नेता प्रतिपक्ष इंदौर में आए तो बोल गया पार्टी ने उनके बयान को नोटिस में दिया और कांग्रेस का नेतृत्व तो हाईकमान उन पर कार्रवाई करेगा। तो उन पर कार्रवाई की तैयारी। अब कांग्रेस को सच्चाई सहन नहीं हो सकती। और गांधी परिवार की चापलूसी में सब इतने मस्त हैं कि कोई गांधी परिवार को आईना दिखाता तो निश्चित तौर पे वो कोप भजन बनता, उस पर कार्रवाई होती। तो ऐसा लग रहा है कि अब अगला निशाना लक्ष्मण सिंह होंगे। लेकिन लक्ष्मण सिंह ने जो कहा है ऑन कैमरे कहा है वो सच कहा है, जो कांग्रेसियों को सहन नहीं हो रहा है। इंदौर नगर निगम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से 7 दिनों की जेल के बाद कोर्ट से जमानत मिलने पर बाहर आए। बीजेपी समर्थक कपिल पाठक के साथ मारपीट करने के मामले में चिंटू चौकसे को जेल भेजा गया था। जेल से बाहर आने के बाद चिंटू ने IBC 24 से बात की है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे जो है वो जेल से बाहर आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। चिंटू भाई, आपको जेल भेजा गया था, जेल में भी आप अंदर रहे हैं और आप जश्न जो है वो उनके द्वारा मनाया जा रहा है। बड़े 7 दिन के बाद जो है वो चिंटू चौक से बाहर आ रहे हैं। आप अंदर थे, अब बाहर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए कि जिस तरीके से पहले राजू भैया पे, फिर हमारे साथियों पे और आज मुझ पे, आज समझना कि जिस वक्त पुलिस मेरे को घर पे लेने आई, मैं घर पे ही था और सहजता से पुलिस के साथ गया। अगर मुझे लगता है कि किसी घटना को मैंने अंजाम दिया या किसी के साथ मारपीट करी, वो भी हमारे गली का ही बच्चा, कोई हमारा दुश्मन थोड़ी ना है। लेकिन मुझे लगता है कि हम और वो दोनों सब राजनीतिक षड्यंत्रों के शिकार हैं। भतीजे को भी लगी, उसको भी लगी, इसका भी तकलीफ है कि झगड़ा क्यों हुआ बच्चों का। लेकिन बच्चों के झगड़े में मेरे को इन्वॉल्व करना, इतनी बड़ी प्राणघातक जैसी हमले जैसी धारा लगवाना, ये जो तो गंदी राजनीति का प्रतीक है। कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि जो भ्रष्टाचार के आप लोग मुद्दे उठाते हैं, इसके कारण आपको जेल भेजा गया। निश्चित ही जब आप सरकार के खिलाफ जब कोई आवाज़ उठाते हो तो कहीं ना कहीं एन के एन कोशिश तो करते हैं कि डराओ, धमकाओ, फंसाओ। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। लेकिन हमारा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व कांग्रेस के कार्यकर्ता सब दृढ़ संकल्पित है कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हमारी लड़ाई जारी रहेगी। विवाद क्या था पूरा? क्योंकि लगातार एक आ रहा है कि आप घर पर भी, कपिल पाठक के घर पर भी आप मौजूद थे विवाद के दौरान। नहीं था, मेरा बेटा आने जाने में गाड़ी घोड़े का कुछ विवाद था, उसके अलावा कोई विवाद नहीं था। बच्चे झगड़ लिए। तो चिंटू चौक से जो है वो जेल से बाहर आ चुके हैं और बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं वो चिंटू चौक से को यहाँ पर लेने के लिए पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। एक बड़ी खबर है, भोपाल से TIT कॉलेज कांड में एक और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 4 आरोपी हो चुके हैं। 3 पहले गिरफ्तार हुए थे। फरहान की रिमांड के दौरान चौंकाने वाले खुलासे। फरहान के मोबाइल पर मिली है कई छात्राओं की अश्लील वीडियो। दूसरा आरोपी साहिल अशोका चलाता था डांस एकेडमी में छात्राओं को डांस सिखाकर यौन शोषण करता था। आरोपी अली होटल में छात्राओं से रेप करता था। और हरप्रीत, जानकारी ये देंगे कि चौथा जो आरोपी पकड़ा गया है, कैसे पुलिस को जानकारी हुई, कोलकाता से गिरफ्तार हुआ हरप्रीत, जानकारी ये मिल रही है। बिल्कुल, देखिए TIT कॉलेज में छात्राओं के यौन शोषण मामले में अपडेट एक सामने आया है कि पुलिस ने एक चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम कोलकाता रवाना हुई थी 3 दिन पहले और आज वो आरोपी को लेकर वापस भोपाल आ गई। इस पूरे मामले में फरहान के मोबाइल से कई चौंकाने वाले वीडियो मिले हैं। जो वीडियो रिकवर किए गए हैं उसमें ऐसे वीडियो जो न सिर्फ कॉलेज की छात्राओं के अश्लील वीडियो हैं, बल्कि एक ही कमरे में 3 लड़कियों के साथ रेप करते हुए फरहान का एक वीडियो है। लड़कियों को पीटते हुए फरहान का ये वीडियो है। समझा जा सकता है कि किस तरह वो उनको शारीरिक प्रताड़ना देकर उनके साथ दुष्कर्म किया करता था और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। इसके साथ ही एक जो दूसरा आरोपी साहिल है, वो भी इसी कॉलेज का छात्र था, लेकिन उसने बीच में पढ़ाई छोड़ी और एक डांस अकेडमी उसने अशोका गार्डन इलाके में शुरू की थी। और इस अकेडमी में बताया जा रहा है कि वो
कॉलेज की गरीब छात्राओं को लेकर आता था, डांस सिखाता था, उनका प्रोफाइल पता करता था और उसके बाद उन्हें भी कमरे में ले जाकर उनके वीडियो बना के ब्लैकमेल करता था। तीसरे आरोपी अली के बारे में भी यही जानकारी मिली है कि वो कमरे में लड़कियों को लाता था, उनके वीडियो बनाता था। और उसके बाद एक साजी नाम के आरोपी को भी यहाँ पे पुलिस ने पकड़ा है। साजी इस पूरे मामले में 500 रुपए लेता था और लड़कियों को लाता था कॉलेज से कमरे तक और कमरे से कॉलेज तक छोड़ता था। एक के बाद एक आरोपियों की भूमिका सामने आ रही है। पुलिस एक के बाद एक पहलू यहाँ पर सुलझा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में आज एक पीड़िता और सामने आई है। कुछ और पीड़िताओं की भी पुलिस काउंसलिंग कर रही है ताकि FIR हो और ज्यादा से ज्यादा जो इस पूरे मामले में लिप्त, इस गिरोह में जो लिप्त आरोपी हैं उन्हें पुलिस पकड़ सके। फिलहाल फरहान रिमांड पर है और पुलिस आने वाले दिनों में कुछ और आरोपियों को रिमांड पर ले सकती है। जी धन्यवाद इस खबर के लिए। अगली खबर दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से जुड़ी हुई। वो रायपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी CM अरुण साव से उन्होंने मुलाकात की है। CM ने उन्हें पारंपरिक शॉल उड़ाकर और छत्तीसगढ़ की विशिष्ट बेल मेटल कला से निर्मित नंदी की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री और सांसद के बीच छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संस्कृति और राज्य में उभरते फिल्म उद्योग समेत कई विषयों पर बातचीत हुई। देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है और अभी तक भारत सरकार ने बहुत कड़े निर्णय लिए हैं। आर्थिक संबंध बने हुए थे, उसको रोका हुआ है। हम लोगों ने सिंधु समझौते को भी रद्द किया है। ऐसे आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके और जहां भी हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। जबलपुर में सर तन से जुदा करने की धमकियां मिलने के बाद भी दिगंबर अखाड़े के जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य की सुरक्षा में लापरवाही के आरोप लगे हैं। स्वामी राघव देवाचार्य के निवास पर लगे कैमरों में संदिग्ध गतिविधियों के कैद होने का दावा किया गया है। उसके बाद पुलिस वाले हमारे यहाँ एक जो लगाए गए हैं अभी, वो कभी वो 5 बजे आते हैं तो कभी 2 बजे आते हैं और कभी आते नहीं आते, वो ठीक है, अपनी बात है। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने पुलिस वालों को देखकर कहा यहाँ कोई बच्चा हुआ है क्या, ऐसा बहाना बनाकर चले गए। और इसको विचार कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। बस स्वामी जी राघव देवाचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसका खिलाफ कुछ लोगों ने उसमें कमेंट वगैरह अभद्र भाषा का प्रयोग की थी इंस्टाग्राम में। वेरियस बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट के द्वारा वीडियो को वायरल किया, तो उसमें ये सामने आया था। उसको संज्ञान में लेते हुए उसी दिन हमने थाना मदल महल में BNS की 295 धारा के अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के NSS कैंप में नमाज पढ़ाए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने NSS कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम ऑफिसर, टीम लीडर समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जिस पर से इसमें संवेदनशील मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी गण प्रोफेसर दिलीप झा, डॉक्टर मधुलिका सिंह, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरज कुमारी, डॉक्टर प्रशांत वैष्णव, डॉक्टर सूर्यभान सिंह, डॉक्टर बसंत कुमार और इनका जो लीडर था, कोर लीडर जो था आयुष्मान चौधरी, इनके विरुद्ध FIR की गई है। डोंगरगढ़ में रोपवे हादसे के बाद अब 2 अलग अलग पक्ष ने थाने में शिकायत की है। पहला पक्ष बीजेपी नेताओं का है तो दूसरा पक्ष रोपवे संचालन में लगे दामोदर रोपवे और इंफ्रा लिमिटेड के साइट इंचार्ज का है। साइट इंचार्ज धर्मेंद्र ठाकुर ने बिजली फ्लैक्चुएशन के हादसे का कारण बताया। वहीं मामले में कलेक्टर ने जांच के लिए एक जिला स्तरीय टीम गठित की है। यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन उस फीडर में हुआ नहीं है और जो दुर्घटना हुई उस दौरान हमारी ऑफिस की सप्लाई भी उसी फीडर से थी और मैं ऑफिस में बैठ के सुशासन योजना का जो है पूरा जवाब बना रहा था। उस दौरान कोई फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं है। थाना डोंगरगढ़ में 125 BNS और 289 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जितना भी घटना स्थल निरीक्षण किया गया है और वहाँ पर लगे समस्त सभी CCTV का खंगाला जा रहा है और जल्द ही इस पर जो भी लोग जिसकी भी संलिप्तता होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी।
जशपुर जिले के बागीचा में कार एक्सीडेंट ने गांजा तस्करी का राज खोल दिया। गांजा से लदी कार असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 1 क्विंटल 83 किलो गांजा बरामद किया है। राशिद अहमद नामक व्यक्ति जो कि राउरकेला का रहने वाला है और ये उड़ीसा से गांजा लेकर अंबिकापुर जा रहा था। इसके पास से अर्टिगा गाड़ी में 183 केजी अवैध रूप से परिवहन किया हुआ गांजा प्राप्त हुआ है। साथ ही अर्टिगा गाड़ी को भी जब्त किया गया है और इसके खिलाफ 20 NDPS एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना की जा रही है। भोपाल से खबर है, आतंकी हमले के बाद लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। पाकिस्तानी वीजा धारक नागरिकों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। प्रदेश में पढ़ रहे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। प्रदेश के सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। किसी भी स्थिति में प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो। और अगली खबर लोरमी से है। लोरमी में बेजुबानों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में 3 गायों की मौत हो गई, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला झुनपुरी गांव का बताया जा रहा है। इसमें न्यायिक जांच होना चाहिए। जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। गांव वासियों का कहना है कि बारी बारी से 10 जानवर को टंगिया से मारा गया है और अपना पशु विभाग वाले वेटनरी वाले डॉक्टर जाके इलाज किए हैं 1-2 जानवर का। सतना स्थित आमुआ बांध में शनिवार दोपहर दर्दनाक हादसा हुआ। नहाने के दौरान 3 मासूम बच्चे गहरे पानी में डूब गए। तीनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बच्चों की उम्र बेहद कम थी और उन्हें तैरना नहीं आता था। तहसीलदार ने परिवार को शासकीय मदद का भरोसा दिया है। हटा के पाली गांव में अवैध शराब की बिक्री से ग्रामीण परेशान हैं। असल में पाली गांव में कोई सरकारी शराब दुकान नहीं है, लेकिन अवैध रूप से जगह जगह शराब बिक रही है, जिससे शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। अब हालात यह है कि कोई रिश्तेदार गांव में आना पसंद नहीं करता और ना ही यहां के युवकों से अपनी बेटी की शादी कराना पसंद कर रहा है। क्या समस्या है आपके गांव में? गांव में जाइए कि दारू पियाते हैं, वो गाली गलौज कर घर में से दुआरे में ठाड़ी नहीं हो पाती, गंदी गंदी गाली दे। लड़का बच्चा है तो उनके ब्याह बरात नहीं हो रहे, ब्याह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पा रहे ब्याह? दारूखोरी की मारे। दारूखोरी? तो आपके यहाँ स्वीकृत है दुकान की ब्लैक की दारू बिकती? कितनी जगह बिकती? 4-5 जगह। आप लोगों ने पुलिस में प्रयास किया था शराब बंद करा? कुछ नहीं हुआ। गांव में सबसे ज़्यादा समस्या शादी की। गांव में देखने वाली नहीं आती। एक बार आ गया कोई अगर तो दोबारा नहीं आता, क्योंकि जगह जगह दारू वाले मिल जाते हैं। अवैध शराब की दुकानों के विरोध के संबंध में मैं जानकारी बुला लेता हूं। यदि कोई ऐसे तथ्य आए हैं तो उनका हम विधि अनुसार उसमें कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की डेमोग्राफी में बदलाव देखने को मिल रहा है। आशंका है कि रायपुर के सरहदी इलाकों समेत बीरगांव, उरला और में पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए घुसपैठी अतिक्रमण कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो इसी पर आधारित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सरहदी इलाकों में तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा बसाहट बीरगांव में देखने को मिल रही है। साल 2011 में बीरगांव नगर निगम की जनसंख्या करीब 97,000 थी। आज की तारीख में यह आंकड़ा लगभग 1,40,000 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा बसाहट नगर निगम के गाजीनगर और बंजारी नगर में है। आंकड़ों के हिसाब से सबसे तेजी से बीरगांव और उरला की जनसंख्या बढ़ रही है। रायपुर दक्षिण की चिस्तिया कॉलोनी और मोतीनगर चौरसिया कॉलोनी में भी तेजी से बसाहट बढ़ रही है। सरकारी जमीनों पर झोपड़ियां बन रही हैं। व्यास तालाब समेत कई तालाबों में कब्जा किया गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवासी रायपुर में बस रहे हैं। यहाँ तो आधा फैक्ट्री पाकिस्तानी बन के भी सिंधी जो आए हैं वहाँ से पाकिस्तानी बहुत सारा है। इसे जो उद्योगपति है यहाँ और वहाँ से आए तो वहीं से लेबर लाते वहाँ और वहाँ स्थायी हो जाते। हमारे छत्तीसगढ़िया आसपास के लेबर मना छुट्टी मार देते कुछ 30 तिहार आ गए इसे और वो मन जो आते तो वन बंधुआ मजदूर टाइप के काम करते। आज हम सब देख रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्र बीरगांव क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी बढ़ रही है। बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में भी अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ रही है। मैं यही मांग नगर निगम प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन से करता हूँ।
इन इलाकों में संदिग्ध बसाहट को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, जिसमें बीरगांव और आसपास के इलाकों में 2000 संदिग्ध मिले थे। 150 से ज्यादा लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। 10 फरवरी को टिकरापारा से रायपुर एटीएस ने 3 बांग्लादेशी पकड़े थे। तीनों बांग्लादेशियों ने फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार किए। ये बांग्लादेशी रायपुर में बसने का प्रयास कर रहे थे। आरोपी मोहम्मद इस्माइल, अकबर और साजिन ने दस्तावेज तैयार करवाए थे। मुंबई एटीएस ने टिकरापारा के संजय नगर में छापा मारा था। वहीं एक और मामले में रायपुर से हज यात्रा पर गया युवक वापस नहीं लौटा। ये युवक सीरिया चला गया था। वहीं रायपुर में सिमी का बड़ा नेटवर्क सक्रिय रह चुका है। नवंबर 2013 में छत्तीसगढ़ एटीएस ने नेटवर्क तोड़ा था। रायपुर में रह रहे सिमी के छत्तीसगढ़ चीफ उमेर सिद्दीकी की गिरफ्तारी भी हुई थी। एक नाबालिग समेत स्लीपर सेल से जुड़े 17 सिमी आतंकियों की गिरफ्तारी की गई थी। खास करके BSUP कॉलोनी, अटल आवास, राजीव आवास, वहाँ पर हमारी नज़र है। लगातार हमारी टीम जा रही है, वहाँ रहने वालों का डेटा ले रही है, आधार कार्ड से उसका मैच करा रहे हैं और इस प्रकार से पुलिस का अभियान जारी है। इसी तारतम्य में हमको 3 बांग्लादेशी मिले थे जिन पर वैधानिक कार्रवाई की गई थी और ये लगातार ये अभियान जारी है और पुलिस मुस्तैद है। बीरगांव उड़ला में नए आए लोगों के दस्तावेजों की जाँच करें तो आधार कार्ड नहीं मिलेगा। अगर मिला भी तो सबसे ज्यादा बिहार का होगा। उड़ला बीरगांव में सैकड़ों बड़ी और छोटी फैक्ट्रियां हैं, जिसमें रोजगार के लिए इन इलाकों में बसाहट बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि बांग्लादेश के रास्ते लोग बिहार पहुंचते हैं और वहां से आधार कार्ड बनवाकर रायपुर समेत देश के दूसरे इलाकों में पहुंच जाते हैं। हमारे बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में जैसे बाहर के आता है उसको तुरंत 1 महीने के अंदर राशन कार्ड बना देता है, तत्काल राशन कार्ड का घोषणा कर देता है हमारे नगर निगम के कमिश्नर लोग। तो इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पूरा छानबीन करने के बाद ही मतलब राशन कार्ड बनाए। बीरगांव उड़ला के स्थानीय बताते हैं कि बसाहट बढ़ने के साथ यहाँ अपराध भी तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन लूटपाट के अलावा अब घरों में चोरी की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। इलाके में कबाड़ और पुराने सामान बेचने वालों की संख्या बढ़ रही है। स्थानीय और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जिला प्रशासन को जांच अभियान चलाना चाहिए, वरना इलाके की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ आजकल बहुत घटनाएं भी बढ़ रही है। कहीं न कहीं से लोगों का हाथ रहता है, क्योंकि बाहर से आते हैं, क्राइम करते हैं, निकल जाते हैं और पुलिस प्रशासन ढूंढते रह जाती है और यही लोग हैं जो मिलते नहीं हैं। बड़ी बात यह है कि इनको जल्द से जल्द इनका कागजात जिनके पास है उनको रखें और अन्यथा नहीं है तो इनको बाहर भगाया जाए। तो ये सब चीज़ में बैन लगाना चाहिए सरकार को और प्रशासन को और नगर निगम को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि गली मोहल्ले में नए नए लोग जो बेचने आते हैं उनके आईडी पूछना चाहिए नगर निगम के भी अधिकारी को और प्रशासन को भी। शाम के समय तो फिर वो सब गांजा दारू जो भी चीज़ अवैध बिक रही है उससे तो अपराध बढ़ ही रहा है। उसमें सरकार को नियंत्रण करना चाहिए उस सभी चीज़ों में। देश भर में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। रायपुर में भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन बीरगांव, उड़ला और इससे लगे आसपास के इलाकों में संदिग्ध अब भी रह रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। मध्य प्रदेश की विधानसभा में गूंजे जबलपुर के धान घोटाले के 59 आरोपी आज भी भागे हुए हैं। फरार आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित हो चुका है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। धान घोटाले के 12 FIR हमारे विभिन्न 12 थानों में हुए थे। उसमें 15 आरोपी तो गिरफ्तार हो गए थे। इन सभी के लिए क्राइम ब्रांच की और संबंधित थाना के कर्मचारियों की टीम बनाई गई है और कल सभी रवाना हुए हैं और इसमें हम तकनीकी सहारा भी ले रहे हैं और जल्द ही हम जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ इनाम भी जारी किए हुए हैं और जनता से भी हमें जानकारी मिल रही है और जल्द ही इन सबको हम गिरफ्तार कर लेंगे। रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज से अलग होने के बाद जिला अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर चल रहा है। जिला अस्पताल की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि PWD ने भवन को डेड घोषित कर दिया है। अस्पताल को नए भवन में शिफ्ट करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, लेकिन 2 साल से अस्पताल का बजट इंतजार के चलते शिफ्ट नहीं हो पाया है। कांग्रेस के सरकार के समय में 100 करोड़ का यहाँ बजट स्वीकृत किया गया था इसके पुनर्निर्माण के लिए, लेकिन आज तक इस काम चालू नहीं कर पाए हैं बीजेपी की सरकार। रायगढ़ की जो लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए वो देने में ये सक्षम नहीं है और डॉक्टरों को भी कमी है, बिल्डिंग भी पूरी जर्जर हो चुकी है, उसके भी पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, लेकिन किसी प्रकार का ध्यान राज्य सरकार की तरफ से दिया नहीं जा रहा है। तो कंडम हॉस्पिटल है
तो उस जगह एक G+5 एक नया बिल्डिंग बनने का प्रपोजल है। तो अपना जिला अस्पताल सुचारू रूप से चले, इसलिए वहाँ रिनोवेशन का काम अभी चालू हो रहा है। 2-3 महीने में वो रिनोवेशन काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ नया बिल्डिंग का काम फिर जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। सिवनी जिले के पेंच नेशनल पार्क के रूखड़ बफर जंगल में शनिवार को बाघिन का शव मिला। रूखड़ बीट में गश्ती दल को मसूर नाला में बदबू आने पर जांच की गई तो नाले की रेत में दबा हुआ बाघिन का शव मिला है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर राजनीति के लिहाज से बहुत मायने रखता है, लेकिन यह शहर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सालों से अपने शहर जर्जर हालात में परेशान है। हालत यह है कि ग्वालियर शहर की 227 सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। इनमें से 38 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो गारंटी पीरियड की हैं, बावजूद इसके ठेकेदारों को सिर्फ नोटिस थमाया जा रहा है। की सड़कों पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ग्वालियर शहर की लगभग 227 ऐसी सड़कें हैं जो जर्जर हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि ये वो सड़कें हैं जिस पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च कर दी गई है, लेकिन आप हालात देख सकते हैं कि किस तरह से ये सड़कें, आम आदमी क्या कोई भी इन सड़कों पर चल नहीं सकता और लगातार यहाँ पर हादसों का शिकार लोग हो रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो गारंटी पीरियड वाली सड़कें हैं उन सड़कों को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है। पूर्व विधानसभा में 63 सड़कें गारंटी अवधि वाली हैं। इनमें से 21 सड़कें खराब हैं। वहीं दक्षिण विधानसभा में गारंटी अवधि वाली 10 सड़कों को शामिल किया गया है जो पूरी तरह खुदी हुई हैं। ग्वालियर विधानसभा में गारंटी अवधि वाली 33 सड़कें हैं जिसमें 6 खराब हैं, तो वहीं ग्रामीण विधानसभा में गारंटी वाली महज 13 सड़कें हैं जिसमें से 1 खराब है। इसी तरह दक्षिण विधानसभा में 40 सड़कें खराब हैं। शहर की खुदी सड़कों ने लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। मामले में लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कई सारी सड़कें ऐसी हैं, उधर चले आओ तो क्या बोलते हैं अपने मुरार ताटीपुर अजीरा पे चले आओ, उधर कितना बेकार हो रहा है सब। और ये ग्वालियर की हालत आप देखो कि यहाँ पर धूल उड़ रही है, यहाँ पे चल नहीं पा रहा है, यहाँ पे साधन नहीं चला पा रहा है। अभी बरसात में पानी भर जाएगा तो कैसे आदमी पैदल भी चलेगा। नहीं, सभी सड़कें ज़्यादा अमूमन ग्वालियर में आप केवल कटोरताल की रोड छोड़ दो आप, बाकी ये कटोरताल से लेके और माल्टे की माता तक ये केवल ग्वालियर ठीक है, बाकी सब आपको इसी प्रकार मिलेंगे। अरे साहब क्या कहना, देखता रहे हो, ये महल की बाउंड्री लगी, सड़क देख लेना, सड़क देखता रहिए कैसी है। मेरे ख्याल से तो सबकी हालत खराब है। एक ऐसी नहीं है कि एक आध को ऐसी निकले आए तो निकले आए, और सब भगवान की पूरी है। ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है कि कोई हिसाब नहीं। गारंटी अवधि की सड़कों को सुधारने के लिए ठेकेदारों को बकायदा नोटिस जारी किया गया है। अब आपको सुनाते हैं कि सड़क के जिम्मेदार और मंत्री आखिर क्या कुछ कहते हैं। सड़कों को लेके जो एक कार्रवाई चल रही है उसमें हमारे द्वारा चिन्हित की गई है कि कौन कौन सी सड़कें मेंटेनेंस पीरियड में हैं। उनमें अगर ठेकेदार को काम करना था तो उसमें जो काम कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर काम नहीं कराया जाएगा तो उसमें जो अनुबंध के अनुसार जो कार्रवाई बनती है वो करी जाएगी। अगर जो सड़कें खराब हैं, गारंटी वाली हैं, उनके खिलाफ सशक्त कार्रवाई की जाएगी। ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा? निश्चित रूप से क्या ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा उन ठेकेदार जो दोषी हैं। ग्वालियर शहर की सड़कें बजट के अभाव से नहीं बन पा रही हैं। गली मोहल्ले में हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर हो चले हैं। यहाँ सुधार की संभावना भी नजर नहीं आ रही। अधिकारियों का फोकस मुख्य मार्गों को सुधारने पर ही है, इसलिए विधानसभा वार सड़कों की रिपोर्ट तैयार कराई गई, जिसमें 227 मुख्य सड़कों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर राजनीतिक लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ग्वालियर शहर की जो सड़कें हैं वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। मसलन ये है कि ग्वालियर की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये कह पाना मुश्किल है। रोज़ लोग परेशान हो रहे हैं। सड़क पर में मौजूद हज़ारों लोग निकलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये रोड कब बनेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में नियुक्तियां मिली हैं। वहीं ग्वालियर के रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री सिंधिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी शामिल हुए। अतिथि देवो भव के साथ नागरिक देवो भव की एक नई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सबको संकल्पित किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हुआ है और आने वाले दिनों में विश्व पटल पर अपना स्थान पूर्ण रूप से हासिल करेगा। 47 स्थानों पर 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिए जा रहे हैं और आज ग्वालियर में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के हाथों से उसी क्रम में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मेरे लिए एक सौभाग्य का दिन है जो इस इवेंट में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और मुझे ईपीएफओ में एसएसए का पद मिला है और मेरी मुंबई में पोस्टिंग है। तो मैं चाहूँगा कि अगला जो मेरा 20-22 वर्षों का योगदान रहेगा वो मेरे भारतवर्ष के लिए, मेरी संस्था के लिए रहेगा। आज मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज जिस तरह से हमारा इतने दिन की स्ट्रगल था और फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े और हमें गाइड किया और हमें ज्वाइनिंग लेटर मिला, तो इसलिए मेरा बहुत अच्छा दिन है आज। इंदौर समेत देश के 45 शहरों में आयकर विभाग ने रोजगार मेले का आयोजन किया। इंदौर में ये मेला ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस दौरान 133 से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़े और युवाओं को संबोधित किया। पूरी पारदर्शिता ईमानदारी से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। एक समय था, एक सरकारें थी कांग्रेस के समय, जब नियुक्तियां ऐसे होती थी और उसके भ्रष्टाचार भी होते थे। आज पूरी ईमानदारी पारदर्शिता नियुक्ति हो रही है और हम अपेक्षा करते हैं जो हमारी नई नियुक्तियां हो रही वो देश के विकास में, जो अमृतकाल हमारा चल रहा है, विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 2047 में जो एक विकसित भारत का जो निर्माण होगा उसमें इनकी कितनी अहम भूमिका होगी वो पहले दिन से प्रधानमंत्री जी ने उनको जो एक एहसास करवाया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बहुत अपना जो इनको जिस भी विभाग में जो भी कार्य मिलेगा बहुत अच्छी तरह से करेंगे और इसी तरह से आगे वो उन्नति करते रहेंगे। साय सरकार ने एक बार फिर आम लोगों के हित से जुड़े एक और बड़ा फैसला लिया है। अब रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाएगी। इसके पहले रजिस्ट्री के बाद तहसीलदार दावा आपत्ति और इश्तिहार के बाद नामांतरण पूरी कराते थे, लेकिन इसमें लोगों को काफी घूमना पड़ता था। अब नहीं होगा परेशानी। बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी कदम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राजस्व विभाग, राजस्व मंत्री और पंजीयन विभाग के मंत्री के रूप में हम सब ने मिलकर के सुनिश्चित किया है। एक्चुअल सेंस में ऑटो म्यूटेशन करने वाला और हस्ताक्षरित प्रति तत्काल इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ होगा। इससे यदि एज ए आम आदमी की तरफ देखेंगे तो समय की बहुत बचत होगी। ऑटो म्यूटेशन होने से समय काफ़ी बचेगा, प्लस इसके साथ में कई चीज़ें ये हो जाएगी कि आम आदमी को कहीं पे भी सरकारी ऑफिसर के नामांतरण की प्रक्रिया के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बड़ी उम्मीदों के साथ दरिमा एयरपोर्ट अंबिकापुर से शुरू की गई उड़ान सेवा अब दम तोड़ती नजर आ रही है। नियमित सेवा और रूटों का सही चयन नहीं होने से यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोग यहां नए रूट के साथ ज्यादा सीटर वाली विमान सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। दिसंबर को रायपुर से अंबिकापुर हवाई सेवा की शुरुआत की गई तो ऐसा लगा कि अब सरगुजा भी हवाई कनेक्टिविटी के साथ जुड़ जाएगा और संभाग के लाखों लोगों को इसका सीधे लाभ मिलेगा। 19 सीटर फ्लाइंग विमान सेवा से इसकी शुरुआत की गई, जिसका रूट रायपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से बिलासपुर, बिलासपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से रायपुर तय किया गया। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ रूट के सही निर्धारण और फ्लाइट्स के नियमित संचालन नहीं होने की वजह से लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 6 अप्रैल तक इस फ्लाइट ने 109 उड़ानें भरी, जिसमें अंबिकापुर से रायपुर के लिए 277 यात्री और रायपुर से अंबिकापुर के लिए 304 लोगों ने ही यात्रा की। ऐसे में यात्री नहीं मिलने से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई राज्य सरकार से की जा रही है।
ऐसा नहीं है कि अंबिकापुर से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या कम है, बल्कि फ्लाइट के नियमित संचालन नहीं होने की वजह से इसकी बुकिंग में आ रही दिक्कतों और रूट का सही निर्धारण नहीं होने की वजह से ये सेवा उतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही है। लोगों की मांग है कि फ्लाइट रायपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से बनारस तक चलाई जाए। इसके साथ ही 72 सीटर विमान का संचालन हो, जिससे इसका सीधा लाभ लोगों को मिल सके। अंबिकापुर से रायपुर के लिए 277 लोगों ने उड़ान भरी और रायपुर से अंबिकापुर के लिए कुल इस 109 दिनों के दौरान, जिसमें लगभग 30-35 दिन प्लान चला होगा, 15 सप्ताह हो रहा है लगभग अभी, उसमें 304 लोग रायपुर से अंबिकापुर आए। तो ये संख्या अपेक्षा से कम है। 3 फ्लाइट को अंबिकापुर से बिलासपुर तक चलाने की ना तो मांग की गई थी और न ही इसकी जरूरत है, क्योंकि अंबिकापुर से बिलासपुर की दूरी महज 220 किलोमीटर है, जिसका सफर सड़क मार्ग से 3 घंटे में ही तय किया जाता है, जबकि फ्लाइट में ही उतना ही समय दरीमा पहुंचने के बाद बिलासपुर तक लगता है। स्थानीय विधायक भी मान रहे हैं कि रूटों का सही निर्धारण नहीं होने की वजह से ये स्थिति बनी है। अंबिकापुर से बिलासपुर और बिलासपुर से अंबिकापुर है, ये रूट सफल नहीं है, उसमें यात्री ही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जितने देर एयरपोर्ट जाइएगा और जितने देर में आप एयरपोर्ट से बाहर ड्रॉप करिएगा उतने देर में बिलासपुर पहुंच सकते हैं, तो वो कनेक्टिविटी कोई लाभप्रद नहीं है। सरगुजा में सालों पुरानी इस मांग के पूरा होने से लोगों को खुशी तो हुई, लेकिन रेगुलर फ्लाइट और रूटों का निर्धारण सही नहीं होने की वजह से ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। ऐसे में उम्मीद तो ये है कि लोगों की मांग के अनुरूप इसका संचालन होगा और हवाई यात्रियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। IBC 24 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट, सरगुजा। भारतमाला परियोजना के मुआवजा राशि घोटाले में EOW ने बड़ी कार्रवाई की। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। शुक्रवार को EOW ने घोटाले से जुड़े लोगों के करीब 20 ठिकानों पर दबिश दी थी, जिसमें SDM, कई तहसीलदार, पटवारी, राजस्व निरीक्षक शामिल थे। तिवारी दंपत्ति को दूसरे व्यक्ति का मुआवजा राशि 2 करोड़ रुपए अवैध तरीके से हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नहीं, ये मैंने मुद्दे उठाए हैं कि साहब जो EOW ने जो जिस आधार पे FIR की है वो FIR ही गलत है, और उस FIR को आप लोग विस्तृत रूप से अगर आप पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा कि एक बीच का ऑर्डर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर था, जो बहुत अहम ऑर्डर है, उसको सप्रेस करके इन्होंने FIR फाइल की है। उस परिस्थितियों के आधार पर देखा जाए तो मेरे क्लाइंट के खिलाफ तो कोई मामला बनता ही नहीं है, ज़बरदस्ती बनाया गया है। टेंडर बांटने से पहले उन मशीनों की जाँच भी करने के लिए था, जांच भी अपने आप में जो है वो संदेह के घेरे में रही। ये सारी चीज़ें हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा, और वर्तमान में जो हमने जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया है उनके संदर्भ में अभी चालान प्रस्तुत कर दिया गया माननीय न्यायालय में, को जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 10/6 दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 27 पर्यटकों की हत्या के विरोध में गरियाबंद के तिरंगा चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस भवन से तिरंगा चौक तक पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इधर केशकाल के बस स्टैंड में भी मुस्लिम समाज ने आतंकवाद का पुतला दहन कर अपना विरोध जाहिर किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर विश्व हिंदू रक्षा संगठन की महिला विंग ने प्रदर्शन किया। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। संगठन ने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इधर अलीराजपुर के जोबट में सर्व हिंदू समाज ने नगर बंद का आह्वान किया और आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।